हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अंडर पेरिस। तो कहानी की शुरुआत सोफिया नाम की एक लड़की से होती है जो एक ओशियन रिसर्चर है और आज वो अपने हस्बैंड और टीम के साथ प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन के अंदर जमे कचरे से समुद्री जीवन में होने वाली प्रॉब्लम्स पर रिसर्च कर रही थी, जिसके दौरान उसकी साथी उसको बताती है कि उसे एक सिग्नल मिला है और ये सुनते ही वो लोग समंदर के अंदर जाने की तैयारी करने लगते हैं। उनमें से सोफिया और जेड शिप पर ही रुक जाते हैं, बाकी लोग समंदर के अंदर चले जाते हैं और सोफिया उनको मॉनिटर से गाइड करती है। अब जैसे क्रिस आगे बढ़ता है तो वहाँ पर ब्लू व्हेल का एक बच्चा मिलता है जिसकी नेट में फंसने की वजह से मौत हो चुकी थी, पर हैरानी की बात तो ये थी कि उसका आधा शरीर गायब था और गौर से देखने पर उन्हें पता चला कि उस व्हेल पर किसी बहुत बड़े जानवर के दांतों के निशान थे। तभी सोफिया को पता चला कि वो सिग्नल लिथित नाम की एक शार्क पर लगे ट्रैकर से आ रहा है जो सीधा उनकी ओर ही आ रही थी। पर इसी दौरान क्रिस के पास काफी सारी शार्क्स घूमने लगती, जिन्हें देखकर सोफिया उसको सावधान रहने के लिए कहती है। लेकिन जब अचानक क्रिस के पास से लिलिथ गुजरती है तो वो लोग उसको देखकर दंग रह जाते हैं। तब क्रिस सोफिया से पूछता है कि क्या ये वही शार्क है, मगर सोफिया हैरानी से कहती है कि यहाँ तो लिलिथ को होना चाहिए था और अभी 3 महीने पहले ही वो बस 2.5 मीटर की थी। पर जैसे ही क्रिस की नजर उस शार्क पर लगे ट्रैकर पर पड़ती है तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये लिथित ही है, जो कि अब 10 मीटर लंबी हो चुकी थी। लिथित का साइज देखकर क्रिस सोचता है कि उसे जल्दी से पानी से बाहर निकल जाना चाहिए, पर सोफिया उसे लिथित का सैंपल लेने के लिए कहने लगती है क्योंकि उसको जानना था कि लिथित इतनी जल्दी इतनी बड़ी कैसे हो गई। और जब क्रिस ने उसका सैंपल लेने के लिए उसे इंजेक्ट किया तो लिथित वहां से भाग गई, पर उन्हें जितना सैंपल चाहिए था वो मिल चुका था। इसीलिए क्रिस और उसकी टीम समंदर से बाहर आने लगी, पर तभी लिथित बहुत तेजी से उनकी ओर वापस आई और उनके ऊपर हमला करने लगी और देखते ही देखते उसने एक एक करके उन सबको मार डाला, जिसको देखकर सोफिया उन्हें बचाने के लिए जल्दी से पानी के अंदर कूद गई। और जब वो थोड़ा अंदर गई तो उसे वहां पर क्रिस का कटा हुआ हाथ मिला, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गई और लिथित से बचने के लिए ऊपर बोट पर जाने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो पानी से बाहर आ पाती तभी लिथित उसके सामने आकर उसके ऊपर हमला कर देती है। सोफिया खुद को उसके हमले से बचा तो लेती है, लेकिन वो लिथित के साथ एक नेट में फंसकर समंदर की गहराई में जाने लगती है, जहां पानी के बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से उसके कानों से खून आने लगता है। पर फिर भी उसने जैसे तैसे करके खुद को संभाला और उस नेट को काटकर ऊपर आने में कामयाब हो गई। अब यहाँ से कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ पेरिस की सेन नदी के अंदर 2 लड़के कुछ ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि उन्हें वहाँ पर कुछ न कुछ कीमती जरूर मिलेगा। लेकिन अचानक उनकी मैग्नेट काफी भारी हो जाती है, इसीलिए वो जल्दी से उसको बाहर निकालते हैं। मगर जब उन्होंने उस सामान को देखा तो वो दंग रह गए, क्योंकि इस नदी के अंदर से उन्हें एक मिसाइल मिली थी, जिसको देखकर वो लोग डर जाते हैं और वो बिना किसी देरी के पुलिस को बुला लेते हैं, जिसके बाद पुलिस वहां पर आकर छानबीन करने लगती है। अब वहीं पर आदिल नाम का एक ऑफिसर रिपोर्टर्स को बताता है कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अब तक इस नदी से 100 से भी ज्यादा मिसाइल्स और बॉम्ब्स मिल चुके हैं। तब उस रिपोर्टर ने आदिल से पूछा कि इतने सारे बॉम्ब पेरिस में कैसे आए, जिस पर आदिल कहता है कि ये बॉम्ब वर्ल्ड वॉर 2 के हैं जो पानी में बहकर यहाँ पर आ गए। पर इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सारे बॉम्ब और मिसाइल्स अब खराब हो चुके हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सोफिया पर, जिसने शार्क्स पर रिसर्च करना छोड़ दिया और अब वो बच्चों को समुद्री जीवन के बारे में जानकारी देती है। अब वो बच्चों को समुद्री जीवन की महत्ता समझाती है कि तभी वहाँ पर मौजूद एक शरारती बच्चा उसको ताना मारता है कि यही सब करते हुए आपकी पूरी टीम मारी गई थी और फिर भी आप हमको ज्ञान दे रही हैं। जिसे सुनकर सोफिया भावुक होकर बाहर आती है और अपने घर जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ मीका नाम की एक लड़की उसको रोकती है, पर जैसे ही सोफिया उसको इग्नोर करके जाने लगती है तो मीका बीकन 7 का नाम लेती है। इस नाम को सुनकर सोफिया हैरान हो जाती है, क्योंकि ये उसी ट्रैकर का नाम था जिसे उसने लिलिथ पर लगाया था। जिसके बाद मीका उसे अपने साथ उसकी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आती, जहां पर वो शार्क्स पर रिसर्च किया करती थी। मीका उसको बताती है कि सोफिया इन लोगों के रोल मॉडल है
और उसी की रिसर्च से वो लोग इतना कुछ कर पाए हैं। वहीं मीका उसको लिलिथ की लोकेशन दिखाती है जो अभी सेन नदी में आ गई थी, मगर सोफिया को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था क्योंकि उसके हिसाब से लिलिथ फ्रेश वाटर के अंदर जिंदा नहीं रह सकती। जिस पर मीका उससे कहती है कि शायद क्लाइमेट चेंज होने की वजह से लिलिथ यहाँ पर आ गई होगी और अब हमें उसे समंदर में वापस भेजना होगा, नहीं तो ये सेन नदी के फ्रेश वाटर में मारी जाएगी। और इस काम के लिए उसने सोफिया को उसका साथ देने के लिए कहा, मगर सोफिया उसका साथ देने से मना करके अपने घर चली जाती है। अब घर आकर वो अपने लैपटॉप पर उन आखिरी वीडियोस को देखने लगती है जब उसकी टीम पर लिलिथ ने हमला किया था, जिन्हें देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है। पर जैसे ही उसने लिथित की लोकेशन देखी तो वो हैरान रह गई क्योंकि लिथित सच में सेन नदी में आ चुकी थी और अब लिथित पेरिस के लोगों के लिए खतरा बन गई है। इसीलिए सोफिया ने उसे पकड़ने का फैसला कर लिया। जहां दूसरी ओर मीका और बेन लिथित की लोकेशन को ट्रैक करके सेन नदी के अंदर पहुंच गए थे। जहां मीका जब पानी के अंदर डाइव करती है तो उसे वहां पर एक क्रैश हुई कार मिलती है जिस पर किसी बहुत बड़े जानवर के दांतों के निशान थे। वहीं ऊपर बेन देखती है कि वहां पर पुलिस आ गई थी, इसीलिए वो मीका की रस्सी खींचने लगती है, लेकिन मीका उस रस्सी को निकाल देती है। मगर पुलिस के डर से बेन वहां से बोट लेकर भाग जाती है और थोड़ी देर बाद ऊपर आने की वजह से मीका पुलिस के हाथ लग जाती है, जहां अब पुलिस मीका को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। दूसरी ओर आदिल बोट लेकर एंस नाम की एक जगह पर जाता है जहां उसका दोस्त एडवर्ड उसका इंतजार कर रहा था। आदिल उसको कुछ सामान देकर सीधा पुलिस स्टेशन की ओर निकल जाता है। वहीं सोफिया जब उस जगह पर पहुंचती है तो वहां पर उसको कोई नहीं मिलता, लेकिन एडवर्ड का कुत्ता बार बार नदी की ओर देखकर भौंक रहा था। सोफिया को ये सब काफी अजीब लग रहा था, जैसे यहाँ पर कोई अनहोनी हुई हो, जिसके बाद वो अपने घर चली जाती है। जहाँ अगली सुबह आदिल मीका से पूछता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी, जिस पर मीका उसको बताती है कि सेन नदी में एक जानलेवा शार्क है, पर आदिल को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है। दूसरी ओर सोफिया जो लिथित को ट्रैक कर रही थी, अचानक उसको आदिल का कॉल आता है। जहाँ पहुंचने पर उसको पता चलता है कि आदिल को कॉल करने के लिए मीका ने कहा था। तभी आदिल नदी के किनारे मिली एडवर्ड की बॉडी को देखता है जिसका आधा शरीर गायब था और वो सोफिया से पूछता है कि क्या इस पर शार्क ने हमला किया है। जहां थोड़ी देर देखने के बाद सोफिया इस बात को कंफर्म करती है कि ये काम लिथित का है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है आदिल के ऑफिस में, जहां आदिल ने मीका और सोफिया को पुलिस चीफ से मिलवाया है। वहां सोफिया उनको बताती है कि सेन नदी में एक खतरनाक शार्क है, लेकिन बाकियों की तरह पुलिस चीफ को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। उसको लगता है कि एडवर्ड की मौत बोट के ब्लेड्स में फंसने की वजह से हुई है, इसीलिए उसने आदिल को शार्क के होने के प्रूफ लाने के लिए कहा। जिसके बाद चीफ के ऑर्डर पर आदिल एक टीम बनाकर शार्क को कंफर्म करने के लिए जाने लगता है। आदिल सोफिया को भी अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसके पास लिथित की लोकेशन थी। जिसके बाद वो उस लोकेशन की ओर बढ़ने लगता है और वहीं मीका भी उनका पीछा कर रही होती। अब उस लोकेशन पर पहुंचने के बाद आदिल अपनी टीम को नदी में उतार देता है और सोफिया और आदिल उन्हें ऊपर गाइड करने लगते हैं। दूसरी ओर मीका ने सोचा कि ये लोग लोगों की जान बचाने के लिए उस शार्क को पकड़कर मार देंगे, इसीलिए उसने जल्दी से अपनी दोस्त बेन को कॉल करके ट्रैकर को डिस्कनेक्ट करने के लिए कहा। जिस पर बेन का कहना था कि अगर उन्होंने ट्रैकर को डिस्कनेक्ट कर दिया तो उसको दोबारा कनेक्ट करना नामुमकिन होगा, लेकिन फिर भी मीका के बार बार कहने पर बेन उस ट्रैकर को डिस्कनेक्ट कर देती है। और जब पुलिस की टीम उस लोकेशन पर पहुंचती है तो अचानक उन्हें शार्क का सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। यहाँ सोफिया को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार सिग्नल बंद कैसे हो गया, पर तभी उन्हें पानी में किसी बहुत बड़े जीव के होने का एहसास होता है। इसीलिए आदिल फौरन अपनी टीम को ऊपर खींचने लगता है और लिथित के हमला करने से पहले ही वो लोग बोट पर वापस आ जाते हैं। वो सभी इस वक्त काफी ज्यादा घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि पानी में कुछ तो जरूर है। तभी उनमें से एक ऑफिसर ने आदिल को सोनार डिवाइस चेक करने के लिए कहा और जब आदिल ने सोनार को चेक किया तो वो शॉक्ड हो गया क्योंकि सोनार के मुताबिक एक 20 मीटर लंबी शार्क उस नदी में घूम रही थी। अब इन सब के बाद आदिल को सोफिया के ऊपर शक हो जाता है कि शायद उसी ने ट्रैकर को बंद किया होगा, इसीलिए वो सोफिया को धक्का मारकर वहां से भगा देता है। अब इन सब के बाद सोफिया मीका के ऑफिस जाती है और उस ट्रैकर को बंद करने के लिए उस पर काफी गुस्सा होती है। जिस पर मीका उससे कहती है कि तुम तो उस शार्क को मारना चाहती हो,
जिस पर सोफिया कहती है कि वो शार्क किसी को भी अपना दोस्त नहीं मानती है। 3 साल पहले मैंने भी कोशिश की थी, पर उस वक्त क्या हुआ था ये तुम्हें अच्छे से पता है। जिस पर मीका उससे कहती है कि शायद उसमें भी आपकी ही गलती थी, क्योंकि आपको उस शार्क के पास नहीं जाना चाहिए था। ये सुनकर सोफिया उससे नाराज होकर वहां से चली जाती है। अब इन सब के बाद मीका लिथित को बचाने का एक प्लान बनाने लगती है और तभी उसको एक आइडिया आता है। वो अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो अपने ही जैसे समाज सेवी लोगों से लिथित को बचाने की रिक्वेस्ट करती है, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो पुलिस लिथित को मार देगी। इस काम के लिए उसने उन लोगों को एक जगह पर आने के लिए कहा और इस वीडियो को इंटरनेट पर डाल दिया। दूसरी ओर आदिल पुलिस चीफ को समझाता है कि हमें उस नदी को पब्लिक के लिए बंद करना होगा, जिस पर चीफ उसे कहती है कि 1 हफ्ते बाद यहाँ पर ट्रायथलॉन नाम का एक इवेंट होने वाला है, इसीलिए मेयर इसके लिए तैयार नहीं होगी, पर फिर भी हम कल उनसे बात करने चलेंगे। जिसके बाद आदिल अपने घर आकर सोफिया की वीडियोस को देखने लगता है। उन वीडियोस से उसे सोफिया की टीम और उसके हस्बैंड के साथ हुए हादसे के बारे में पता चलता है, और ये देखकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इसीलिए अगले दिन आदिल सोफिया के एक्वेरियम में जाकर उससे माफी मांगता है, जिसके बाद वो सोफिया से कहता है कि मेयर के साथ हमारी एक मीटिंग होने वाली है, क्यों ना तुम भी उसके अंदर चलो। सोफिया भी उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। जिसके बाद वो लोग मेयर के ऑफिस चले जाते हैं, जहाँ पुलिस चीफ मेयर को बताती है कि सेन नदी में एक खतरनाक शार्क है, लेकिन मेयर उसकी बात को ज्यादा सीरियसली ना लेते हुए कहती है कि कुछ ही दिनों में यहाँ पर ट्रायथलॉन की चैंपियनशिप होगी और दुनिया भर से रिपोर्टर्स इस इवेंट को कवर करने आएंगे। इसमें हजारों से भी ज्यादा लोग हैं जिन्होंने इस इवेंट में हिस्सा लिया होगा, इसीलिए मैं इस इवेंट को बिल्कुल नहीं रोकूंगी, क्योंकि इस इवेंट का बजट बिलियंस में है। वो उन्हें कुछ भी करके इस शार्क को सेन नदी से निकालने के लिए कहती है, जिसके लिए आदिल सोफिया से उसका प्लान पूछता है। सोफिया उसको बताती है कि हम शार्क को ट्रैप करने के बाद उसे बेहोश करके यहाँ से निकालकर समंदर में छोड़ आएंगे, और ये सुनते ही सब लोग जल्दी से अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इसी बीच उनसे मिलने बेन वहाँ पर आती है, जो काफी घबराई हुई थी। वो सबको बताती है कि मीका पागल हो गई है। वो दूसरे लोगों के साथ मिलकर लिथित को सोनार की मदद से समंदर में भेजना चाहती है। इसके साथ ही वो बताती है कि उसने दोबारा से उस ट्रैकर को एक्टिवेट करवा लिया है, जिससे उन्हें शार्क की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल चुका है, और वो सब लोग आज ही उस जगह पर जमा होने वाले हैं। उस जगह का नाम है कैटाकॉम्ब, जो पेरिस का अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो पेरिस के बनने से भी पहले बनाया गया था। जिस पर आदिल बेन को वापस जाने के लिए कहता है और उससे वादा करता है कि वो उनकी मदद के लिए वहां पर जरूर आएंगे, और कुछ ही देर में वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। मगर आगे का रास्ता काफी छोटा था, इसलिए वो लोग पैदल ही पानी में चलकर वहां जाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर मीका बाकी समाज सेवियों के साथ पहले ही वहां पर पहुंच गई थी, जिसके बाद वो पानी में सोनार लेकर उतर जाती है। उसे उम्मीद थी कि सोनार की मदद से लिथित समंदर में वापस चली जाएगी। तभी आदिल वहां पहुंचकर सबको उस जगह से निकलने के लिए कहने लगता है, जबकि मीका अब भी पानी में ही थी। तभी लिथित मीका के पास आती है, जो अब पहले से बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी, जिसको देखकर सब लोग डरने लगते हैं। इसी दौरान लिथित का एक बच्चा मीका के पास आता है और मीका उसे प्यार से छूने लगती है, लेकिन सोफिया उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि लिथित इससे घबरा जाएगी। मगर मीका तो उसकी बात सुनती ही नहीं है, और तभी लिथित गुस्से में पानी के अंदर चली जाती है। ये देखकर आदिल मीका को बचाने के लिए खुद भी पानी के अंदर कूद जाता है, पर इससे पहले कि आदिल उसको बचा पाता, लिथित मीका के ऊपर हमला करके उसे मार देती है। ये देखकर डर के मारे लोगों में भगदड़ मच जाती है। अब भले पुलिस ऑफिसर कुछ लोगों की जान बचाने में कामयाब हो गए थे, पर फिर भी बहुत सारे लोगों के साथ कुछ ऑफिसर्स भी शार्क का शिकार बन जाते हैं, और इसी बीच बेन को भी एक शार्क मार देती है। वहीं आदिल सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए शार्क पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिस वजह से शार्क वहां से भाग जाती है। जिसके बाद बचे हुए लोगों को अस्पताल ले जाया जाता है, वहां पर उनका इलाज होता है। लेकिन इतने सारे लोगों को मरता देखकर सोफिया सदमे में चली जाती है। तब आदिल उसके पास आकर उसको समझाता है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि तुम तो उनकी मदद करना चाहती थी। अब इसी बीच उनके पास एक ऑफिसर आकर आदिल को कुछ बताता है, जिसे सुनकर वो लोग उस जगह पर वापस जाते हैं जहां उन्हें एक बेबी शार्क मिली थी, जो आदिल की फायरिंग की वजह से मर चुकी थी। जिसके बाद उस बेबी शार्क को वो लोग लैब के अंदर ले आते हैं,
जहां सोफिया उसके ऊपर रिसर्च करने लगती है, जिसमें उसे पता चलता है कि शार्क ने खुद को फ्रेश वाटर में रहने के काबिल बना लिया है। इसके बाद जब वो उसका पेट काटती है तो उसमें से कई सारे शार्क के बच्चे निकलते हैं, जिसको देखकर सोफिया दंग रह जाती है, क्योंकि ये शार्क बस 2 महीने की थी। इसके बाद सोफिया को पता चलता है कि शार्क पार्थेनोजेनेसिस तरीके से बच्चे पैदा कर रही है, जिसमें रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें मेल पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती। सोफिया आदिल को बताती है कि लिथित शार्क की एक बिल्कुल नई नस्ल बन गई है और वो तेजी से अपनी तादाद को बढ़ा रही है, और अगर हमने इसको खत्म नहीं किया तो वो एक दिन हम सबको मिटा देगी। ये सुनकर आदिल शॉक्ड हो जाता है। जहां नेक्स्ट सीन में सोफिया ये सारी इंफॉर्मेशन मेयर और प्रेसिडेंट को बताती है और जल्दी से इस इवेंट को कैंसिल करने के लिए कहती है, लेकिन मेयर ऐसा करने को तैयार नहीं होती है। वो उल्टा लोगों की मौत का जिम्मेदार सोफिया को बताने लगती है, और इस बात पर सोफिया भड़क जाती है और मेयर पर चिल्लाती है। इसीलिए गुस्से में मेयर उसको वहां से निकाल देती है। इसके बाद मेयर आदिल से कहती है कि अब सारा मामला आर्मी संभालेगी, इसलिए तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। पर इसके बावजूद आदिल और सोफिया एक प्लान बनाते हैं। आदिल अपनी टीम से मदद मांगता है, जिस पर उसकी टीम उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। पर उस इवेंट के शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे थे। आदिल का प्लान ये था कि वो लोग कैटाकॉम्ब को बम लगाकर उड़ा देंगे, जिससे वहां पर मौजूद सारी शार्क्स मारी जाएंगी, जिसके लिए आदिल अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट देता है। उनमें से एक टीम बॉम्ब लेकर अंदर जाएगी और दूसरी टीम बोट पर उनका इंतजार करेगी, क्योंकि उन बॉम्ब्स के एक्टिवेट होने के बाद उनके पास 3 मिनट का ही समय होगा, जिसके बाद वो लोग तैयार होकर इस मिशन के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर वो इवेंट भी अब शुरू होने वाला था और आर्मी ने वहां कमान संभाल ली थी। तभी वहां पर मेयर आकर वहां मौजूद लोगों को मोटिवेट करने लगती है और फिर मेयर के इशारे पर सभी लोग पानी में कूद पड़ते हैं। दूसरी ओर आदिल और उसकी टीम कैटाबॉम्ब पहुंच चुके थे, जहां लिथित ने अपना ब्रीडिंग प्लेस बनाया हुआ था। शार्क से बचने के लिए सोफिया के पास एक मशीन थी, जिससे शार्क्स उनके पास नहीं आती। पर सोफिया को तो वहां पर कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि लिथित वहां पर नहीं थी। इस बात को इग्नोर करके ये लोग 2 जगह पर बॉम्ब लगा देते और अब इनके पास बॉम्ब से बचने के लिए सिर्फ 3 मिनट ही थे। जहां हम देखते हैं कि एक ऑफिसर पर शार्क हमला कर देती है, जिसको देखकर बाकी के टीम मेंबर्स एक साथ जमा हो जाते। और जब आदिल फ्लेयर जलाता है तो वो लोग उनकी तादाद को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि शार्क्स की तादाद हजारों में थी। अब इनके सामने एक और दिक्कत आने वाली थी, क्योंकि शार्क ने जिस ऑफिसर पर अटैक किया था, बॉम्ब कटर का डिवाइस उसी के पास था। जिसके बाद एक ऑफिसर उस डिवाइस को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। वो बटन भी दबा देता है, लेकिन जब वो वापस आ रहा होता है, शार्क उसके ऊपर हमला करके उसके टुकड़े कर देती है। अब बटन दब चुका था, यानी कि बॉम्ब कुछ ही मिनटों में फटने वाला था। इसीलिए सोफिया आदिल को पकड़कर वहां से निकालने लगती है, जिसके दौरान वहां पर एक ब्लास्ट होता है और आदिल काफी घायल हो जाता है। पर सोफिया किसी तरह आदिल को लेकर सेफली बाहर आ जाती है, जिसके बाद सोफिया आदिल को बोट पर चढ़ाकर खुद वापस चेक करने जाती है कि ब्लास्ट में कोई जिंदा बचा है या फिर नहीं। मगर सोफिया जैसे ही वहां पर पहुंचती है, उस जगह को चीरते हुए लिथित बाहर आती है, जिसको देखकर सोफिया बहुत ज्यादा डर जाती है। लिथित अपने बच्चों की मौत की वजह से काफी गुस्से में थी, इसीलिए लिथित ने टीम मेंबर्स की बोट पर हमला करके उसको पलटा दिया। वहीं सोफिया उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी, पर तब तक लिथित उन 2 टीम मेंबर्स को अपना शिकार बना चुकी थी। पर फिर भी सोफिया ने आदिल को लेकर पलटी हुई बोट पर आकर अपनी जान बचा ली थी, जिसके बाद लिथित सेफ्टी नेट को तोड़कर स्विमर्स की ओर बढ़ने लगी और उसने एक एक करके उन स्विमर्स पर हमला करना शुरू कर दिया। ये देखकर सभी स्विमर्स रुक गए, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। मगर तभी लिथित ने एक स्विमर पर हमला कर दिया, जिससे नदी का पानी लाल हो गया और ये देखकर बाकी लोग डर गए और वहां पर भगदड़ मच गई। और अब सिचुएशन को देखकर आर्मी कमांडर फौरन वहां पर पहुंचे और लिथित पर गोलियां बरसाने लगे। मगर ये देखकर आदिल उन्हें फायरिंग करने से मना करता है, क्योंकि उस नदी में पड़े वर्ल्ड वॉर 2 के काफी सारे बॉम्ब्स और मिसाइल्स अब भी एक्टिव थे। लेकिन आर्मी कमांडर उसकी एक नहीं सुनते और वो लगातार लिथित के ऊपर फायरिंग करते रहते हैं, जिससे लिथित वहां से भाग जाती है। पर इसी बीच गोली लगने की वजह से एक बॉम्ब शेल ऊपर उठ जाता है और एक शेल वापस नीचे आकर एक्टिवेट होकर फट जाता है,
जिससे सब लोग काफी डर जाते हैं और उस ब्लास्ट की वजह से बाकी बॉम्ब्स भी ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। इन धमाकों की वजह से नदी में सुनामी आ जाती है और सब लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं और देखते ही देखते पूरा पेरिस पानी के अंदर डूब जाता है, जिसके कुछ घंटों के बाद सोफिया को आदिल बहुत बुरी हालत में मिलता है। वो उसको लेकर एक बिल्डिंग के टॉप पर आती है, जहां आदिल को अब होश आ गया था और तभी वो लोग देखते हैं कि उनके पास हजारों बेबी शार्क्स घूम रही थी और वहीं उन्हें लिथित भी दिखाई देती है, जिससे सोफिया और आदिल समझ जाते हैं कि उसने और भी कई जगहों को अपना ब्रीडिंग प्लेस बनाया हुआ था और इस वक्त पूरा पेरिस पानी में डूबा हुआ था और पानी में शार्क्स घूम रही थी। जिस मिस्ट्री के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी फिलहाल तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद। Bollywood Silver Screen presenting